अब देखते हैं क्या एथिक्स एंड रिलीजन। ठीक है, एथिक्स एंड रिलीजन में क्या लेना देना। ठीक, एथिक्स एंड रिलीजन समझना। ठीक, अभी क्या देखा, एथिक्स एंड सोशल नॉर्म्स। अभी क्या देखा, इसके पहले हमने देख लिया एथिक्स, है ना, एथिक्स एंड सोशल नॉर्म्स। इनमें हमने समझ लिया है क्या रिलेशन है, ये देख लिया। अब देख रहे हैं एथिक्स और रिलीजन में क्या लेना देना। ठीक, अब बताओ आप कि मैंने आपको क्या बताया, एक चीज जनरली मैंने आपको, ये तो सबको समझ में आता है ना कि एथिक्स काहे पर आधार है, बार बार सब में ये आएगा। तो मैंने आपको बताया कि ये बेस्ड काहे पर होता है, एथिक्स बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन होता है फैक्ट्स पर, ये बेस्ड होता है रैशनैलिटी पर, है ना, रैशनैलिटी हो गया, फैक्ट हो गया, फिर उसके बाद रीजनिंग हो गया, है ना, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के बाद लॉजिक, है ना, लॉजिक होगा, लॉजिक। तो इसलिए इन आधार पर है, इन आधार के तर्क, इनके तर्क के आधार पर ही स्टैब्लिश स्टैंडर्ड होता है, इनके आधार पर ही हम स्टैंडर्ड करते हैं ना, इनके आधार पर ही हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, है ना, तो ये स्टैब्लिश स्टैंडर्ड है। तो बताओ पहले यहाँ पर ये चीजें हैं, क्या है, फैक्ट के आधार पर है, रैशनैलिटी है, रीजनिंग है, लॉजिक है, तो इसके आधार पर हम करते हैं। तो बताओ इसमें हमको एक्सेप्टेंस भी होगा ना, या तो एक्सेप्टेंस होगा या तो रिजेक्ट होगा, है ना, रिजेक्टेंस होगा, है ना, या तो रिजेक्शन होगा। तो मतलब देखो कोई भी चीज जो फैक्ट के आधार पर होगी, रैशनैलिटी के आधार पर होगी, रीजनिंग के आधार पर होगी, लॉजिक के आधार पर होगी, तो उसमें एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन होगा। जो चीज एक्सेप्ट हो जाएगी वो चीज क्या बन जाएगी, स्टैब्लिश स्टैंडर्ड हो जाएगी। जो चीज रिजेक्ट हो गई वो खत्म, वो स्टैब्लिश स्टैंडर्ड नहीं बन पाएगी, है ना। और जो स्टैब्लिश स्टैंडर्ड हो गया वो क्या कहला जाएगा, एथिक्स कहला जाएगा। तो एथिक्स क्या है, ये वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज जो कि काहे पर आधार है, बेस्ड है फैक्ट पर, रैशनैलिटी पर, रीजनिंग पर, लॉजिक पर। ठीक है ना। तो उसके बाद जो होता है इसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का एलिमेंट होता है, ये बात याद रख लेना। लेकिन जब मैं बात करता हूँ रिलीजन की, तो रिलीजन काहे पर आधार होता है, ये बेस्ड होता है काहे पर, ये बेस्ड होता है, ये भाई फैक्ट, रैशनैलिटी, रीजनिंग, लॉजिक पर नहीं होता, ये बेस्ड होता है फेथ पर, है ना, यहाँ पर फेथ पर होता है। ठीक है ना। और फेथ, जब हम फेथ की बात करते हैं तो इसको आप क्वेश्चन कर सकते हो, तो इसको हम क्वेश्चन नहीं करते, कैन नॉट बी क्वेश्चन। ठीक है ना, ठीक है ना। तो भाई हमको सबसे पहला वो चीज माननी पड़ती है जो चीज वो बता रहे। तो यहाँ पर स्कोप जो होता है, स्कोप ऑफ रीजनिंग एंड क्वेश्चनिंग, वो कम हो जाता है ना। भाई बोल देंगे कि भाई ये यहाँ से उत्पन्न, इसकी उत्पत्ति हुई है, तो मानना पड़ता है हमको। तो ये स्कोप क्या हो जाता है, वो लिमिटेड हो जाता है। ऐसा नहीं कि एकदम कुछ भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, कर लो आप अपने से, कर लो, क्या करोगे, बट उसको समझने के लिए एक तो आपके पास दिमाग नहीं होता है ना, जो वैदिक ज्ञान है ना, जो कुरान में लिखी चीजें हैं, जो आपका गीता में लिखी चीजें हैं, वो समझ नहीं पाते, बाइबल में लिखी चीज है। ठीक है ना। तो ये सब चीजों समझने के लिए आपको बहुत सी नॉलेज होना चाहिए, हम वो चीजें समझते नहीं हैं और फिर अपना ज्ञान देने लगते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिलीजन क्या है, रिलीजन काहे पर आधार है, बेस्ड है फेथ पर। इसमें प्राइमरी एलिमेंट होता है वो होता है आपका भरोसा होना चाहिए अपने भगवान के प्रति, उनकी कही शब्दों के प्रति। और उसीलिए एलिमेंट ऑफ क्वेश्चन नहीं होता। इसीलिए कोई कुरान के खिलाफ कुछ बोल दे, कोई आपका गीता के खिलाफ कुछ बोल दे, तो आपको तुरंत गुस्सा आने लगता है, समझा क्या, क्योंकि इसमें रीजनिंग का सवाल ही नहीं उठता, ये फेथ से लेना देना रहता है, समझा क्या। तो इसलिए यहाँ पर रीजनिंग और क्वेश्चनिंग का एलिमेंट कम हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर है ना, पहला चीज क्या समझाया मैंने, ये दोनों डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ समझो इसको, नेक्स्ट ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो स्टैब्लिश स्टैंडर्ड होंगे, यहाँ पर जो स्टैब्लिश स्टैंडर्ड किए जाते हैं, है ना, ये स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड ये जो है, ये काहे पे आधार है, ये रैशनल के आधार पर है ना, रैशनैलिटी के आधार पर है, रैशनैलिटी के आधार पर है। और जब ये रैशनैलिटी के आधार पर है तो मैंने क्या बताया, ये कैसे होते हैं, ये यूनिवर्सलिस्टिक होते हैं, है ना, यूनिवर्सलिस्टिक है। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये काहे पे आधार है, यहाँ पे जो, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड्स है ना, यहाँ पर भी स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, यहाँ पर भी स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, ये काहे पे आधार है, ये बेस्ड ऑन, यहाँ पर क्या बताया मैंने, रैशनैलिटी के आधार पर, ये रैशनैलिटी के आधार पर नहीं, है ना, ये क्या है, बेस्ड ऑन रिलीजन, कि भाई आपका रिलीजन क्या है ना। हिंदुइज्म की अलग कुछ स्टैब्लिश स्टैंडर्ड होंगे,
इस्लाम में अलग होंगे, क्रिश्चियनिटी में अलग है, सिखिज्म में है। यहाँ पर कंफ्लिक्ट नहीं देखने को मिलता है ना, यहाँ पर कंफ्लिक्ट क्या होता है, कंफ्लिक्ट का सवाल ही नहीं है ना एथिक्स में। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड होंगे है ना, मे कंफ्लिक्ट, ठीक है ना, तभी तो लड़ाई झगड़ा होता है, समझा गया। यहाँ पर ये है टेंशन जो होती है ना, जो कम्युनल वायलेंस होता है, इसको इन चीजों का जन्म इससे मिल जाता है, समझा गया। एथिक्स में क्या है, क्या बताया मैंने आपको कि भाई यहाँ पर रेशनल के आधार पर होता है, ये बेस्ड रिलीजन के आधार पर होता है, इसलिए कंफ्लिक्ट हो सकता है। यहाँ पर रेशनैलिटी है इसलिए कंफ्लिक्ट नहीं होता है ना, लॉजिक रीजनिंग सबके बाद हमने एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड सेट किया, समझ में गया। तो बोलने को तो ये बोल दिया जाता है कि भाई एथिक्स क्या होता है, ब्रॉडर होता है रिलीजियस वैल्यूज, है ना, इसको बोल दिया जाता है ये ब्रॉडर है, ब्रॉडर देन रिलीजियस वैल्यू। बट कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि भाई वो तो आपके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करने का नजरिए से आप बताने लगे, क्योंकि भाई कोई भी रिलीजन होता है वो अच्छी बातें ही सिखाता है ना, कभी कोई बुरी चीजें नहीं सिखाएगा। अगर आप उनकी डेप्थ नॉलेज रखोगे किसी भी बुक में, अगर आप उनकी जो रिलीजियस टेक्स्ट होती हैं उनमें अगर आप जाओगे तो कभी भी आपको कोई भी कंफ्लिक्टिंग चीज नहीं मिलेगी, एसेंस तो सेम है, सब कुछ, सबका कंक्लूजन सेम है, सब अच्छी बातें ही बोलेगा, सोसाइटी को प्रोग्रेसिव की ही बात करेगा। लेकिन कई लोग ऐसा बताने लगते हैं कि ये जो होता है एथिक्स होता है ब्रॉडर देन रिलीजियस वैल्यूज होता है। बट इन अ सेंस आप अगर इन डेप्थ जाओगे समझोगे तो रिलीजन एथिक्स से नहीं बनता है ना, एथिक्स रिलीजन से बनता है। समझो कि भाई अलग अलग रिलीजन्स की जो अच्छी अच्छी वैल्यूज है वहीं से निकाल करके ही तो आपने क्या बनाया है, जो एथिक्स को तैयार किया है ना, कंपैशन, लव, इक्वालिटी, ये सब रिलीजियस ही तो सिखाता है, रिलीजन ही तो सिखाता है। भाई इस्लाम में सिखाया, क्रिश्चियनिटी ने सिखाया, इसने सिखाया, हिंदुइज्म ने, सिखिज्म ने, बुद्धिज्म ने, जैनिज्म, उन्हीं से जो जो अच्छी अच्छी बातें उन्हीं से निकल गई तो फिर एथिक्स तैयार हुआ है। तो ऐसा बोलना कि भाई ब्रॉडर है, लिखने को लिख सकते हो आप कि हाँ ये ब्रॉडर होता है, बाकी मैं इस चीज से असहमत रहता हूँ हमेशा, ठीक है। बट कई लोग इसको बोल देते हैं कि एथिक्स इज ब्रॉडर देन अ रिलीजियस बिलीफ, है ना। यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन क्या होती हैं, वो प्रीच करती हैं डिफरेंट वैल्यूज, ये भी अगेन कंफ्लिक्टिंग हो जाता है, प्रीच डिफरेंट वैल्यूज। हाँ थोड़े बहुत वैल्यूज तो डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, बट एसेंस और जो उसका समरी है वो सबकी सेम ही रहती है। हर रिलीजन में अच्छी बातें ही सुनेगी, सोसाइटी के एडवांसमेंट की बात करेगी, सोसाइटी के प्रोग्रेसिव की, ह्यूमन कंडक्ट की, ह्यूमन एथिकल बिहेवियर की ही बात करती है सोसाइटी। कोई ऐसा नहीं बोलता किसी भी रिलीजन में कि भाई सामने वाले को तुम मार दो बिना अपराध के, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये जो रिलीजियस वैल्यूज होती है, पहले रिलीजन आया है ना, रिलीजियस वैल्यूज जो होती हैं, ये रिलीजियस वैल्यू प्रिसीड करता है ना, ये आता है, फिर जाके आपका कंसेप्ट ऑफ एथिक्स आया, कंसेप्ट ऑफ एथिक्स, कंसेप्ट ऑफ एथिक्स पहले ये आया है, रिलीजियस वैल्यूज ही चलती थी, ये एथिक्स का कंसेप्ट ये बाद में आया, समझा क्या, ठीक है ना। रिलीजन का इन्फ्लुएंस होता है एथिक्स पर, एथिक्स का इन्फ्लुएंस रिलीजन पर आप कम रहता है, समझ गया। रिलीजन से एथिक्स बनता है, ये याद रख लेना, है ना, हैज इन्फ्लुएंसेस एथिक्स। हाँ कई बार एथिक्स भी इन्फ्लुएंस करता है रिलीजन को, है ना, बहुत सी चीजें आपने देखोगे हिंदुइज्म में चेंज हो गई, है ना, ये भी इन्फ्लुएंस करता है, बट ज्यादा लेकिन ये याद रख लेना, इससे ये है ना, एथिक्स किससे है, रिलीजन से है, लेकिन रिलीजन एथिक्स से नहीं है, ये याद रख लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। और एक चीज और याद रख लो कि इसको सेपरेट कर सकते हो क्या, देखो कई चीजें को रिलीजन में, अब जैसे रिलीजन बोलते हैं, ह्यूमैनिटी बोलते हैं, मानवता की बात करते हैं, सब रिलीजन यही सिखाता है, तो ये ह्यूमैनिटी आपकी एथिक्स भी तो है कि नहीं है, तो ऐसा हम नहीं सेपरेट नहीं कर सकते। तो एक बात ये भी याद रख लेना कि एथिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन, है ना, ये पॉइंट भी आपको आ जाना चाहिए, एथिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन, ठीक है ना, एथिक्स को हम रिलीजन से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन रिलीजन एथिक्स नहीं है, ये भी आपको समझना है, समझ में। एथिक्स में जरूरी नहीं है कि रिलीजन, देखो रिलीजन का कुछ चीज होता है, ये वाला पार्ट ये क्या कहला जाएगा आपका एथिक्स है ना, ये एथिक्स है, पर कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला पार्ट भी आपका एथिक्स कहलाएगा, तो ये वाला पार्ट, रिलीजन एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसका कुछ पार्ट जो है वो एथिक्स हो जाएगा, समझ में क्या, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि रिलीजन एथिक्स, रिलीजन पूरा का पूरा एथिक्स नहीं होता, ये भी याद रखो, ठीक है ना। बट रिलीजन जन्म देता है किसको,
एथिक्स को, है ना, ठीक है ना। रिलीजन जो रिलीजियस वैल्यूज होते हैं वो कंसेप्ट ऑफ एथिक्स को जन्म देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ, लेते हैं यहाँ पे, समझो यहाँ, है ना, यहाँ पे उठाते हैं अपन, चलो यहाँ पे लेते हैं रिलीजन, रिलीजन, अब यहाँ पे लिख देते हैं अपन वैल्यूज, है ना, वैल्यूज जो कि कैसी हैं, एथिकल वैल्यूज, ठीक है, एथिकल वैल्यूज की बात कर रहे हैं अपन, ठीक। यहाँ पे देखो, देखो दिमाग लगाओ, ठीक है ना, यहाँ पे लिखो क्रिश्चियनिटी में देखते हैं रिलीजियस वैल्यूज जो कि एथिकल है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर कंपैशन है, कंपैशन की बात करता है, हर रिलीजन करुणा की बात करता है, ठीक है ना। फॉरगिवनेस की बात करते हैं, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं फॉरगिवनेस की बात करते हैं, हाँ करते हैं। नेक्स्ट जैनिज्म में आ जाओ, जैनिज्म, जैनिज्म में पीस है ना, इसीलिए नॉन वायलेंस की बात करता है, कंपैशन की ये भी बात करेगा, हाँ करता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ बुद्धिज्म में, ठीक है, बुद्धिज्म में उठाओ, बुद्धिज्म में देखो आप कि वे मिडिल पाथ की बात करते हैं, मिडिल पाथ, यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, इसको काहे से जोड़ना है आपको, इसको वर्चूज से जोड़ेंगे अपन, अभी बताऊंगा वर्चूज जब वहां पे समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो मिडिल पाथ हो गया, कंपैशन हो गया, यहाँ पर भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हिंदुइज्म में आ जाओ, हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में आपको इंक्लूसिविटी की बात करता है, ठीक, इंक्लूसिविटी की, धर्म की बात करता है, धर्म मतलब समझ गए, ड्यूटीफुलनेस यहां से आप निकाल लोगे, ड्यूटीफुलनेस, राइटियस, राइटियस चीजें करने की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, कर्म से आपका आ जाएगा ये ड्यूटीफुलनेस वाला एंगल, समझ में गया। इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम का मतलब ही आपको समझ में आ गया कि पीस का, ठीक है, यहाँ पे इस्लाम का लिखो, यहाँ पे आपका पीस आ जाएगा, पीस की बात करता है, प्लस इंक्लूसिविटी की बात करता है, समझ में गया, ह्यूमैनिटी की बात करता है, ठीक है ना। तो सारे रिलीजन में देखो आपको ये सारे ये वैल्यूज नहीं सिखाती है क्या, हाँ सिखाती हैं, तो यही तो एथिक्स है, यही तो हमने देखा, सब ये सब चीजें क्या एथिक्स ही तो हैं। तो हमने ये देख लिया ना कि भाई ये जो रिलीजन होता है ये जन्म देता है किसको, वैल्यूज को, ठीक है ना। इसीलिए बड़ा क्या है, रिलीजन है, उससे निकलता है आपका एथिक्स, ऐसा बोल सकते हो। ये वाला डायग्राम बना लो आपका, ये हो गया रिलीजन, रिलीजन और ये है एथिक्स, समझा गया। तो भाई रिलीजन और एथिक्स का ऐसा डायग्राम आप बना करके समझा दोगे। रिलीजन, अब देखो, अब हमने क्या समझ लिया, रिलीजन में और एथिक्स में हमने डिफरेंस समझ लिया। अब हम समझते हैं कि भाई दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है। फिर दोनों में कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों ही काहे के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन कंडक्ट के बारे में बात करते हैं। रिलीजन भी ह्यूमन कंडक्ट की बात करता है कि किस व्यक्ति को कैसा बिहेव करना चाहिए, एथिक्स भी ह्यूमन कंडक्ट की बात करता है। रिलीजन भी समाज को कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात करता है, एथिक्स भी कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात करता है। रिलीजन भी सोसाइटी के एडवांसमेंट की बात करता है, और जो एथिक्स होता है वो भी सोसाइटी के एडवांसमेंट की बात करता है। दोनों में ही स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, दोनों ही स्टैब्लिश स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब रिलीजन में मैंने क्या बताया कि कुछ डिसिप्लिन्स, कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होंगे कि जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे, रैशनल होंगे, और उनके आधार पर फिर वो वही रिलीजियस वैल्यूज जो होती है वो क्या बन जाती हैं, आपकी वैल्यूज बन जाती हैं, मतलब एथिकल वैल्यूज बन जाती हैं, ठीक। तो ये बात आपको दिमाग में रखना, ठीक है ना। अब ऐसा यही तो बोला जाता है कि भाई ये जो रिलीजियस वैल्यूज है, रिलीजियस वैल्यूज को जब आप फॉलो करोगे, उनके द्वारा जो स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं उनको आप अपने डिसिप्लिन में लाओगे, है ना, उनको फॉलो करोगे, तभी आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे, जो भी लाइफ में आप ऑब्जेक्टिव को चाहते हो। एथिक्स भी क्या चाहता है कि भाई आप जो चीफ गुड हो, देखो इन दोनों का गोल समझो, एथिक्स का गोल समझो, एथिक्स का गोल क्या है, एथिक्स का गोल समझते हैं, और यहाँ पे रिलीजियस का गोल समझते हैं, रिलीजियस, है ना, ये इन दोनों का गोल है। दोनों का गोल क्या है, चीफ गुड, है ना, चीफ गुड मतलब जो हाईएस्ट लेवल, जैसे निर्वाण, मोक्ष, इन सब की बात करता है कि भाई संतुष्टि हो, हैप्पीनेस हो, अल्टीमेट गोल यही है ना, चीफ गुड मिले आप, है ना। तो ये सब चीजें दोनों ही डील करते हैं, एथिक्स भी और रिलीजियस, है ना। दोनों का ही गोल क्या है कि भाई दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है सेम है, कि भाई आपको क्या होना चाहिए, चीफ गुड आप अटेन कर सकते हो, जैसे कि निर्वाण, निर्वाण दोनों की ही बात करते हैं, है ना। एक हैप्पीनेस होनी चाहिए आपको, यूडाइमोनिया, एरिस्टोटल वाला कंसेप्ट, सब देखेंगे आगे क्या है, हैप्पीनेस हो, निर्वाण हो, समझ में आ गया, है ना, ठीक है ना। आप सेल्फ रियलाइजेशन हो, सेल्फ रियलाइजेशन हो, ये सब चीजें ही तो बताती है, एथिक्स भी यही चाहती है और रिलीजन भी यही चाहता है,
ठीक है ना। इसीलिए जैनिज्म काहे की बात करता है, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज, है ना। बुद्धिज्म में भी देखो आप इन सब चीजों की बात करता है। जब ये सब चीजें आप करोगे तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, आप सांसारिक मोह माया से दूर होकर के आपके अंदर हैप्पीनेस आएगी और फाइनली आप निर्वाण अटेन कर लोगे। समझ में आ गया। तो ये सब चीजें आपको उसमें समझ में आ गया। अगर हम बात करें नटशेल में तो क्या है, रिलीजन क्या है, रिलीजन भी गुड ह्यूमन कंडक्ट के बारे में है और एथिक्स भी क्या है, गुड ह्यूमन कंडक्ट के बारे में, है ना। रिलीजियस का इन्फ्लुएंस होता है काहे पर, एथिक्स पे, है ना। दोनों डिफरेंट होते हैं, जब डिफरेंट बोलेगा, लेकिन दोनों पर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, समय के अनुसार चेंज कराते रहते हैं। समझ में क्या। तो ऐसा लेना देना होता है किसका, रिलीजन का और एथिक्स का, ठीक है। तो यहां से आप समझ गए रिलीजन और एथिक्स में क्या चीज है। हर रिलीजन कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सिखाता है। ये सब आप आगे आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे। भाई हिंदुइज्म में देखेंगे, इस्लाम में देखेंगे, सब में देखेंगे क्या 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 कहाँ से क्या सिखाया जाता है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब आपको बताना है, नेक्स्ट समझना है क्या, कि भाई अब हमको समझना है कि एथिक्स और लॉज में क्या लेना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आते हैं अपन एथिक्स एंड लॉज, एथिक्स एंड लॉज। अभी तक क्या क्या देखा अपन ने, ठीक। अपन ने इसके पहले लेक्चर में क्या क्या देख लिया है, तो इसके पहले एथिक्स और जो वो है वो देख लिया हम लोगों ने, एथिक्स और सोशल नॉर्म्स, फिर एथिक्स एंड रिलीजन भी देख लिया। अब एथिक्स एंड लॉज समझते हैं। लॉज का जनरली मतलब क्या होता है, लॉज का मतलब जो हम समझते हैं, लॉ मतलब होता है ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन, मतलब रीजन के आधार पर जो ऑर्डिनेंस हम तैयार करते हैं ताकि हम क्या करें, एक कॉमन गुड या चीफ गुड को अचीव कर सकें। समझना क्या मतलब, ये भी क्या है, एक ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन है। ऑर्डिनेंस मतलब समझते हो ना आप, एक मतलब अगर राजा है तो उसके द्वारा एक घोषणा पत्र हो गया, अगर सरकार है तो उसके द्वारा बनाया गया नियम कानून हो गया, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन, है ना। ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन काहे के लिए, टू अचीव कॉमन गुड, है ना, कॉमन गुड, ठीक है ना, ये होता है, ठीक। टू अचीव कॉमन गुड को अचीव करने के लिए जो ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब जनरली हम क्या जानते हैं कि भाई लॉज कौन होता है, जो लेजिस्लेटर बना दे वो क्या कहलाता है, लॉज कहलाता है। लेकिन हम जब यहाँ पर बात करेंगे लॉ की, ठीक है ना, तो अभी के लिए बस समझा दे रहा हूँ आपको क्या है। अभी के लिए जब मैं बात कर रहा हूँ, रिफर कर रहा हूँ, तो वो यही वाला लॉ है जो आप समझते हो, कौन सा, जो सरकार बनाती है ना, है ना। लेकिन इसके अलावा और भी लॉज होते हैं, जैसे लॉ ऑफ नेचर होता है, रूल ऑफ लॉ ऑफ नेचर हो सकता है, ये लॉज आपका लॉ ऑफ नेचर भी हो सकता है ना। लॉ ऑफ कर्मा जिसको बोल देते हैं हम, है ना, लॉ ऑफ नेचर हो सकता है, लॉ ऑफ कर्म हो सकता है, लॉ ऑफ कर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हो गया आपका, जिसको हम बोल देते हैं रूल ऑफ लॉ होता है ना, रूल ऑफ लॉ, मतलब ये जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ये रूल ऑफ लॉ वाला पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, रूल ऑफ लॉ मतलब जो सरकार बनाती है, जो लेजिस्लेटर के द्वारा बनाया जाता है, बाई लेजिस्लेटर, है ना, बाई जो लेजिस्लेटर्स तैयार करते हैं उनके द्वारा ये होते हैं, उनको हम क्या पढ़ेंगे और उन्हीं को ही हम रिफर करके उन्हीं को ही समझेंगे। इसका हमको अभी वैसे आपको पता नहीं चाहिए कि अलग अलग तरीके के लॉ होते हैं, लेकिन इनको हम रिफर नहीं कर रहे हैं, अभी पढ़ेंगे हम ये वाला, ठीक है, ठीक। तो अब क्या बोल रहा है, इसमें भी क्या है, अब ये वाला लॉ की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो ये क्या है, लॉ। लॉ हम बोल सकते हैं ये भी स्टैब्लिश स्टैंडर्ड होंगे कि नहीं होंगे, स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं, किसके द्वारा बनाए गए हैं, एक्सेप्टेड बाई, एक्सेप्टेड मतलब क्या किया गया, उसको इनेक्ट किया गया। यहां पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इनेक्ट, किसके द्वारा, बाई पीपल्स, है ना। लोग खुद ही तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि लोग चुनते हैं किसको, लेजिस्लेटर्स को, है ना, लेजिस्लेटर्स को। ये लेजिस्लेटर्स क्या करते हैं, इन लॉ को इनेक्ट करते हैं। जब ये लॉ को इनेक्ट कर दिए मतलब जनता के लिए इनेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये एक तरीके क्या हो गया, स्टैब्लिश स्टैंडर्ड हो गया कि नहीं हो गया, समझ में क्या। तो ये याद रख लेना कि ये लेजिस्लेटर्स मतलब लेजिस्लेटर कौन, मतलब यहाँ पे हम किसको रिफर कर रहे हैं, स्टेट। मतलब अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये लॉ है, लॉ किसके द्वारा बनाया जाता है, तो जो स्टेट के द्वारा बनाया जाएगा वो क्या कहला जाएगा, लॉ बना दिया जाएगा, कहला जाएगा। स्टेट के द्वारा रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन जो भी चीजें आएंगी सब लॉ कहला जाएंगी। समझा क्या मतलब, इसमें क्या होंगे, स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ही होंगे,
है ना। अब स्टेट को क्यों बना, इसको ये क्यों बना रहा है भाई, स्टेट को क्या आ गया, नेचर ने बना के रखा है तो लॉ, लेकिन इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि इसमें इसके पास ये कहां से आ गया, अथॉरिटी है इसके पास, कोई अथॉरिटी है, हाँ अथॉरिटी है इसके पास, यस। कौन सी अथॉरिटी है, मोरल अथॉरिटी है इसके पास, है ना। इसको मोरल अथॉरिटी दिया कौन है, लोगों ने दिया है, लोगों ने इसको ये अधिकार दिया है कि आप हमारे बिहाफ पर हमारे लिए ये नियम कानून बना सकते हो। क्यों, क्योंकि हमारे बीच में क्या है, ड्यू टू कंसेप्ट ऑफ, कौन सा कंसेप्ट होता है उसको बोलते हैं हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट के आधार पर ये चीजें, उसको ये मोरल ऑब्लिगेशन होता है उस पर कि भाई वो नियम कानून बना सके, किसके लिए, सरकार के लिए, मतलब लोगों के लिए। इसीलिए स्टेट बनाता है, जैसे कि स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, स्टेट ने आपके जो आपके स्टैट्यूट्स होते हैं उनको बनाया, ठीक है ना, ठीक है ना। आरटीआई एक्ट ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, जितने भी एक्ट दुनिया भर के जानते हो आप, सब काहे में आ जाएंगे, सब ये लॉज में आ जाएंगे, समझ में क्या। अब देखो, अब हम क्या मान रहे हैं कि भाई ये लॉज काहे के आधार पर है, रीजन के आधार पर है, रीजन के आधार पर है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिविटीज है लॉज में, रीजन के आधार पर, लॉजिक के आधार पर, इनके आधार पर स्टैब्लिश स्टैंडर्ड सेट किया गया है। मतलब क्या है कि भाई ये स्टैब्लिश स्टैंडर्ड सेट जो एक बार कर दिए, मतलब स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब क्या है कि इनेक्ट हो जाना, एक बार नियम कानून इनेक्ट हो गया तो अब क्या है आपके पास ऑप्शन कि आपको फिर सिटीजन्स को क्या होता है, सिटीजन्स के पास हैव टू फॉलो, वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, हैव टू फॉलो, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, है ना। अब आपको फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर मतलब आप क्या कर रहे हो, इन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जा रहे हो। जब आप इन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जाओगे तो आपको ट्रैक पर वापस लाया जाएगा, कैसे, पनिश करके। जब आपको पनिश किया जाएगा तो आप वो चीजें दोबारा नहीं करोगे, तो इससे क्या होगा, एक जो एथिकल वैल्यूज और ये जो स्टैब्लिश स्टैंडर्ड है वो समाज में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या कहला गए, एथिकल कहला गए, क्योंकि हमारे एक्शन क्या होंगे, देखो यहाँ पे इन जनरल क्या हो रहा है, ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, तो हम क्या समझते हैं, ये फॉलो कर रहा है, फॉलो करता है लॉस को, है ना, ये फॉलो कर रहा है लॉस को, तो ये लॉस को फॉलो कर रहा है, मतलब ये क्या है, तो इसके जो एक्शन होंगे वो क्या कहला गए, एथिकल कहला जाएंगे कि नहीं कहला जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं हर केस में, अभी समझाऊंगा कैसे। बट हम जनरल क्या समझते हैं कि अगर आप लॉस को फॉलो कर रहे हो, है ना, मतलब आप लीगल कर रहे हो, मतलब आप कैसे हो, लीगल हो, अगर आप लीगल तरीके से सारी चीजें कर रहे हो तो वो क्या है, एथिकल, समझ में क्या ना, ठीक है ना। और अगर आप एथिकल हो तो मतलब आपके अंदर मोरालिटी है यहाँ पे, है ना, मतलब ये पर्सन क्या कर रहा है, अधेयर कर रहा है, adheres to morality behind law, है ना। लॉ बनाता है तो भाई रीजन लॉजिक इनके आधार पर तय किया गया है ना, तो मतलब अगर आप लॉ को फॉलो कर रहे हो मतलब आप मोरालिटी जो लॉ के पीछे है उसको फॉलो कर रहे हो, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो आप क्या हो गए, एथिकल हो गए, समझना क्या ना। जैसे कि एग्जाम्पल भाई देखो, अगर सब व्यक्ति ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी ना, है ना। तो भाई ये चीजें आपको फॉलो करना चाहिए कि नहीं चेक करना चाहिए, तो अगर कोई भी फॉलो नहीं करेगा तो सोचो सबको दिक्कत आएगी। तो यही होता है कि फॉलोइंग रूल्स आर एसेंशियल फॉर ऑर्डर, समझा क्या। तो क्या होगा, ये अगर आप फॉलो करते हो तो आप जो जिस पर्पस के लिए ये लॉ को बनाया गया, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किया, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप एथिकल हो गए, समझा क्या। बट ऐसी बहुत सी सिचुएशन हो सकती हैं और आपके बहुत से एक्शन हो सकते हैं जो लीगल तो हो सकते हैं बट एथिकल नहीं हो सकते, समझा क्या। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई कई बार क्या होता है, लॉज जो होते हैं ना, लॉज ऐसे बनाए जाते हैं उनमें काफी रिजिडिटी होती है, वो सिचुएशन को, है ना, सिचुएशन को ध्यान में नहीं रखते हैं, ठीक है ना। और जो फाइनर एस्पेक्ट्स होते हैं और जो एक्सेप्शंस होते हैं ह्यूमन एक्शंस के, उनको और सिचुएशंस को ध्यान में नहीं रख के बनाए जाते हैं। इसलिए क्या होते हैं कि कई बार हम लॉज को तो फॉलो करते हैं, है ना, हम लीगल तो हैं बट एथिकल नहीं होते हैं, समझा क्या। बहुत से ऐसे एग्जांपल अभी मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। तो और कई बार क्या होता है कि हम लॉज को फॉलो कर लेते हैं बट एथिकल रियल सेंस में नहीं होते। जैसे कि लॉज क्या होता है, लॉ को हम लेटर में तो एडेयर कर लेंगे बट स्पिरिट में नहीं होंगे। स्पिरिट में मतलब जैसे कि मान लो कि चलो एक एग्जांपल देता हूँ भाई, कोई आपसे
जैसे बोलते हैं लेटर और स्पिरिट में दोनों में फॉलो होना चाहिए, लॉ है ये, इसको फॉलो करना है आपको। यहाँ पे देखो लेटर एंड स्पिरिट, एक तो जो उसमें लिखा है ना, वो फॉलो हो जाए, समझा क्या। और स्पिरिट में जैसे कि भाई कस्टमर आता है आपके पास, आप उसको ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, आपने सब कुछ जो जो बोला है जैसा ट्रीट करने का वैसे कर दियो, तो लेटर में तो हो गया। स्पिरिट में कब होगा, जब आप मतलब इतना अच्छा उनको ट्रीट करो कि भाई आपका नाम ले, है ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम हो जाए, आपको लोग याद रखें, अब प्रोएक्टिवनेस हो आपके अंदर, तो उसको हम बोलेंगे लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो हो रहा है। देखो, है ना, तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ, मतलब क्या है, इसमें इंटेंशन आ जाता है, इंटेंशन, अच्छे इंटेंशन से आप काम करते हो। और इसमें क्या होता है, प्रोसीजर बस फॉलो करते हैं हम, है ना, जो प्रोसीजर अब वो तो फॉलो कर लिए। जैसे कि सरकार को बोल दिया जाता है कि सरकार नियम कानून लाती है, प्रोसीजर तो सब कुछ सही है लेकिन सरकार का इंटेंशन गलत है। जैसे एग्जांपल में सरकार को क्रिटिसाइज करता है स्कैप बिल के लिए, सिटीजन अमेंडमेंट बिल के लिए, बोलते हैं लेटर में तो सब कुछ सही है बट इंटेंशन सरकार की सही नहीं है, ऐसा क्लेम करा जाता है। समझा गया। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अब लॉस तो उसमें भी फॉलो करोगे आप। कल को मान लो कि भाई गौ रक्षा के नाम पे ऐसे नियम कानून ला दिए गए, प्रोसीजर सब कुछ उसमें फॉलो किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन इंटेंशन मान लो सरकार की गलत रही, तो वो भी तो हो सकती है ना, कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि लॉ जो है वो लेटर में अगर अच्छा है तो स्पिरिट में भी अच्छा हो, है ना, या फिर अगर उसको लेटर में फॉलो किया जाता है तो स्पिरिट सेंस में भी इसको अच्छे से फॉलो किया जाता है। मतलब इंटेंशन भी तो देखो आप, ठीक है ना, ठीक है ना, ये वही वाला कंसेप्ट आ जाता है जो आप पढ़ते हो पॉलिटी में, ठीक है ना, ठीक। तो यहां पे आ जाते हो आप, ये लॉ को लेटर और स्पिरिट में दोनों में ही, ये सब चीजें तो बहुत ही डिटेल में हम जब मैक्स वेबर वगैरह पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे, है ना, इसको अभी इसलिए स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ, काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। बट अभी आपको समझना है लॉस क्या होते हैं, फाइनल एस्पेक्ट्स को, फाइनल जो डिटेल्स होती हैं ह्यूमन एक्शंस की, कॉन्सिक्वेंस और उसका जो सिचुएशन होती है उनको नहीं बता पाती, समझ में गया। तो क्या हो जाता है, लॉस क्या होता है, लिमिटेड स्कोप हो जाता है, समझ में गया, कि भाई लॉ का जो लॉ एक डिफाइंड स्कोप में, इसने बता दिया कि इतने के अंदर सब सही है, इसके बाहर जाओगे तो आप सही नहीं हो, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, समझ में आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, लॉस का लिमिटेड स्कोप होता है जिसके बाहर ये नहीं जा सकता है। लॉ क्या बताया, लॉ इंटेंशन नहीं डिफाइन कर सकता, लॉ जब बनाया जाता है तो वो इंटेंशन नहीं बता पाता, सेल्फ कमिटमेंट नहीं बताता, है ना। भाई आईएएस ऑफिसर है, उसको बोल तो दियो कि भाई प्रोसीजर ये फॉलो करना है, लेकिन आईएएस ऑफिसर के अंदर जब तक प्रोएक्टिवनेस नहीं आएगी, कंपैशन कैसे लाओगे आप, है ना, कंपैशन भाई अंदर वो सामने वाले को देख करके उसके अंदर भावना ही नहीं आ रही है, तो फिर स्पिरिट में वो काम तो कर रहा है आईएएस, सारे प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, लेकिन इफेक्टिव रूप से वो काम नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके अंदर वो एक जो भावना होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि भावना होगी तो इमोशनल इंटेलिजेंस से वो अपना काम कर पाएगा, समझ में आ रहा है, प्रोएक्टिवनेस आएगी तो लेटर में काम हो जाएगा, स्पिरिट में नहीं हो पाएगा। प्रोसीजर फाइल तो क्लियर करेंगे सब, बट वही पूरा स्टेप वगैरह ले करके वो अननेसेसरली डिले होगा और कुछ नहीं होगा। अगर आपके अंदर सोचो इमोशंस होंगे उसके, तो आप खुद लगे रहोगे कि भाई इसको स्कॉलरशिप मिल जाए, आप कहीं से लगोगे कि भाई ये अपनी पढ़ाई कर ले, तो एथिक्स में यही चीज होती है, स्पिरिट एंगल आता है। और लॉ में कोई जरूरी नहीं कि स्पिरिट एंगल होगा, लेटर वाला जो एंगल होता है, लिखित में जो चीज होता है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट ज्यादा होते हैं। इसके साथ साथ लॉ डिफाइन नहीं कर सकता इंटेंशन, ऑनेस्टी, सेल्फ कमिटमेंट, है ना, काहे के पीछे, ह्यूमन एक्शन के पीछे, प्रोएक्टिवनेस, ह्यूमन एक्शन के पीछे क्या प्रोएक्टिवनेस है ना, ये सब चीजें लॉस के थ्रू नहीं आ पाती, है ना। लॉ मे बी अधेयर टू लेटर बट नॉट इन स्पिरिट, ये भी मैंने आपको बता ही दिया, समझ में क्या। उसके साथ साथ लॉ क्या होता है, जो फाइनल एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना, जैसे कि ह्यूमन एक्शन के जो फाइनल एस्पेक्ट्स होते हैं, एक्सेप्शनल कौन कौन से केसेस में हो सकते हैं ह्यूमन एक्शंस को लेकर के, सिचुएशंस और कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, इनको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसलिए क्या होता है कि भाई जो लॉज होते हैं ना वो और हाँ एक चीज और समझो कि जो ये एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं ये तो समय के साथ साथ, सोसाइटी के साथ साथ कई बार चेंज हो जाते हैं, बट लॉज जो होते हैं वो इनको मैच नहीं कर पाते, चेंज नहीं कर पाते सोसाइटी के जिस पेस से सोसाइटी बढ़ती है। एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि सरोगेसी आजकल देखो वेस्टर्नाइज इतना ज्यादा, सोसाइटी इतनी तेजी से एडवांसमेंट हो गई कि सरोगेसी वगैरह का जो देखने का नजरिया वो चेंज हो गया, बट लॉ देखो कैसे हैं, आउटडेटेड है। एलजीबीटी का देखो, एलजीबीटी कम्युनिटी को पहले राइट नहीं दिया जाता था, है ना, अब राइट दे दिया गया है, मतलब अब राइट दे दिया गया है, बट उनको वो देखो आप, सिचुएशन देखो उनकी, है ना। भाई सेक्शन 377 अभी भी एग्जिस्ट हुआ था, अभी खत्म किया गया,
LGBT सोसाइटी कितनी एडवांस हो गई, बट अभी सोचो 377 अभी भी मतलब उसको पूरी तरीके से निरस्त नहीं किया गया। समझा क्या? सोसाइटी तो एडवांसमेंट हो गई, वैल्यूज तो चेंज हो गई, बट अभी भी उनकी जो कंडीशन है, LGBT के जो इश्यूज है प्रॉपरली एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। समझना क्या? जीएम क्रॉप्स को लेकर के देखो डिबेट चलती रहती है, यूथनेशिया को लेकर के देखो डिबेट चलती रहती है ना? अलाउ तो किया जाता है, बट लॉज वगैरह देखो कितने लूप होल्स हैं उसमें, जीएम क्रॉप्स पर प्रॉपर लॉज वगैरह नहीं है, और जबकि हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी और इनकी, ठीक है ना? तो ये सब चीजें आप देखोगे कि सोसाइटी तो एडवांस हो रही है, बट लॉज इन चीजों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, चाहे वो LGBT राइट्स का हो, है ना, चाहे वो सरोगेसी हो, चाहे वो जीएम क्रॉप हो, यूथनेशिया का इश्यूज हो, इन सब को लेकर देखो, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और एम्बुलेंस को लेकर के देख लो, प्रोटोकॉल को ज्यादा ध्यान दिया जाता है ना, एम्बुलेंस को कम। ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये सब चीजें लॉस के साथ ये कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। समझ में क्या? क्लियर है? अब देखो, अब पहले क्या आया है, तो वही मैंने बताया, सबसे पहले आता है रिलीजन, इसके पहले रिलीजन से एथिक्स, ये एथिक्स के बाद आता है क्या आपका लॉस, है ना? मतलब लॉस को प्रिसीड कौन करता है? एथिक्स प्रिसीड करता है लॉ को, लॉ एथिक्स को कौन प्रिसीड करता है? रिलीजन, ठीक है ना? तो ये याद रख लेना कि भाई एथिक्स को मतलब क्या होता है, जो एथिक्स के आधार पर ही हम लॉस को सेट करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना। और एथिक्स किससे तय होता है? रिलीजन और रिलीजियस वैल्यूज, है ना? उनमें पूरे रिलीजियस वैल्यूज ही एथिक्स नहीं होती, ये भी हमने देख लिया था। समझ में क्या? मतलब नॉलेज ऑफ ह्यूमन एक्शन जो होता है वो एज राइट होगा या रॉन्ग होगा, है ना? गुड ह्यूमन एक्शन क्या होता है, काहे पर आधार है? तो मैंने बताया ह्यूमन रीजनिंग पर आधार है। नॉलेज किस पर आधार है? ये सब चीजें काहे पर डिपेंड करती हैं? ये सब इन्हीं एंगल्स पर डिपेंड करती है। मतलब अगर हम बात करें बड़ा कौन सा इन दोनों में, तो भाई इन दोनों में अगेन बड़ा कौन हो जाएगा? एथिक्स बहुत ब्रॉडर हो जाता है आपका लॉ से, है ना? और एक बात बताओ, गाइड कौन किसको गाइड करता है? लॉ कभी गाइड होता है एथिक्स से? हाँ, लॉ गाइड होता है एथिक्स, मतलब एथिक्स गाइड करता है किसको? लॉ को, लेकिन लॉ कभी गाइड नहीं करता एथिक्स को, है ना? टू नॉट गाइड मतलब क्या बोल रहा हूं समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्या बोल रहा हूं? लॉज आर गाइडेड बाय एथिकल वैल्यूज, है ना, बट एथिकल वैल्यूज आर नॉट गाइडेड बाय लॉज, ठीक है ना? तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना। एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ये एथिकल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं एसेंस हैं ह्यूमन बिहेवियर के और पीपल के, है ना? लोगों को प्रेफरेंस देना चाहिए किसको? अगर मान लो कन्फ्लिक्ट होता है एथिक्स और लॉज में, तो यहाँ पे दो कंडीशन लो, ये एथिक्स है और लॉज है, तो किसको आपको इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है? तो एक कंडीशन लेते हैं, एक नॉर्मल सिटीजन हो आप, सिटीजन हो या फिर इंडिविजुअल हो, और एक तरफ एक सिविल सर्वेंट है, ठीक है ना? तब क्या करना चाहिए? किसको महत्व देना चाहिए? अगर देखो नॉर्मल व्यक्ति है तो उसको क्या करना चाहिए? प्रायोरिटी देनी चाहिए एथिक्स को। समझ में क्या? एथिक्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए जब कन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन जब वो एथिक्स को प्रायोरिटी देता है तो उसको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या ध्यान में रखना चाहिए? कि भाई वो जिस कार्य को करने जा रहा है वो जो लॉ के विरुद्ध है, तो उसका पर्पस क्या है, किस सर्कमस्टांसेस में वो कर रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, उसका इंटेंशन क्या है, ह्यूमन वैल्यूज क्या इफेक्ट हो रहे हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट क्या सर्व हो रहा है उसमें से। ये सब चीजों को, इन सब ये जो ये वैल्यूज है इन पे उनको तौल ले, उसके बाद एथिकल जो वैल्यूज है उनको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। समझ में गया मैं क्या बोल रहा हूँ? एथिक्स और वैल्यूज पर जब भी कंफ्लिक्ट हो तो एक इंडिविजुअल और सिटीजन को किसको महत्व देना चाहिए? एथिक्स को। बट उसको महत्व देने से पहले उनको ये सब बातें ध्यान में रखना चाहिए कि सर्कमस्टेंसेस क्या है उस सिचुएशन में, कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, इंटेंशन क्या है उसका, पर्पस क्या है उसके एक्शन का, ह्यूमन वैल्यूज क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गया? जैसे कि मान लो कि भाई गोली मारना अपराध है, लेकिन अब टेररिस्ट आ रहा है ठीक है, तो अब आपने उसको तौलोगे कि भाई अगर मैंने उसको नहीं मारा तो कितने लोगों की जान ले लेगा, है ना? तो मेरा इंटेंशन क्या है? लोगों की जान बचाना। सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि भाई अगर मैंने उनकी जान नहीं बचाई तो वो मार देगा बहुत लोगों को। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि भाई हो सकता है मेरे पे ट्रायल चले, मेरे पे ये सब चले, है ना? पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा इससे, और ये मानवता की भलाई के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रख करके ये सब डिसीजन लेते हो। कई बार ऑफ ड्यूटी जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो सब ऐसे काम करते हैं, तो वो देखा जाता है। समझा क्या? तो ये बात आपको याद रख लेना, ठीक है ना? आप नॉर्मल इंसान हो तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखने के बाद क्या करना चाहिए? इनको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर सिविल सर्वेंट की बात करें,
तो सिविल सर्वेंट को क्या, किस चीज को ध्यान में देना चाहिए? तो भाई सिविल सर्वेंट को क्या करना चाहिए? देखो, लॉस पर ही ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उसको सैंक्टिटी प्रोवाइड करता है, उसको लीगल प्रोटेक्शन देता है ना। उसके जो एक्शन होंगे वो एथिकल के आधार पर नहीं, लॉस के आधार पर डिफाइंड होते हैं। अगर भले आपने एथिकल काम कर दिया लेकिन लॉस के विरुद्ध जाएगा तो आपको डिसिप्लिनरी एक्शन आप पे लग सकती है, आपको जो लीगल प्रोटेक्शन है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये बात याद रख लेना, एक सिविल सर्वेंट को ज्यादा काहे पर अध्ययन करना चाहिए? लॉस को। और वैसे भी हमने पढ़ा है, अगर आपने लॉ को अध्ययन कर रहे हो तो भाई आप सोसाइटी जो चाह रही है उसी को अध्ययन कर रहे हो, उसको अध्ययन कर रहे हो, मतलब आप एथिकल ही हो रहे हो। समझ में आ गया ना? तो सिविल सर्वेंट को क्या करना चाहिए? तो ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, सिविल सर्वेंट को लॉ को डिफाइन करना चाहिए। क्योंकि लॉ का कंसेप्ट क्या होता है? ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप हैप्पी रख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा, और लोकतंत्र इसी की बात करता है, डेमोक्रेसी इसी चीज को बात कर रहा है, और आपका डेमोक्रेटिक वैल्यूज आपका प्रधान होता है ना, आपकी ड्यूटीफुलनेस आपकी प्रधान होती है। तो जैसा आपको प्रिस्क्राइब किया गया है वैसा ही आपको काम करना है, अन्यथा आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन और ये सब चीजें हो सकती हैं। समझ में गया? तो ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ठीक। तो यहाँ पे क्या समझ में आया अभी तक? अभी तक ये समझ में आया कि एक तरफ है मोरालिटी, एक तरफ है वैल्यूज, एक तरफ है लॉ, एक तरफ है सोशल नॉर्म्स, है ना। ये सब चीजें जन्म देती हैं किसको? इन सब चीजों से कहीं ना कहीं एथिक्स आते हैं, है ना। ये समझ लिया, ठीक है ना? ठीक है ना? तो इतना हमने एनालाइज किया। एथिक्स क्या है? एथिक्स के खुद के ही स्टैब्लिश स्टैंडर्ड है, जैसे कि ह्यूमन वैल्यूज, यूनिवर्सल वैल्यूज, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, ट्रूथफुलनेस, राइटियस चीज हो गई, गुड कॉन्सिक्वेंस हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट, रूल ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ टेलियोलॉजी, है ना, डियोंटोलॉजी, ये सब चीज इसके खुद ही वैल्यूज होती हैं। इन सब चीजों को और डिटेल में हम देखेंगे, समझा क्या? ठीक है ना? सोशल जस्टिस, ये सब तो एथिक्स ही इंश्योर करता है ना। तो कंडक्ट ऑफ ह्यूमन काहे के आधार पर होगा? पर्पस, कॉन्सिक्वेंस, सर्कमस्टांसेस, इनके आधार पर उसका टेस्ट होता है। समझ में गया? चलो देखो, इसमें क्या बोला था मैंने कि भाई ये मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक, इसका कोई भी एक्शन होगा, है ना, इस व्यक्ति का एक्शन या तो एथिकल होगा, है ना, या तो अनएथिकल होगा, है ना। अभी इसका एक्शन एथिकल है या अनएथिकल है, ठीक है ना, ये काहे पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है काहे पर? ये डिपेंड करेगा कि भाई इस व्यक्ति ने जो भी एक्शन लिया था उसका पर्पस क्या है ना, पर्पस ऑफ एक्शन, ठीक है, पर्पस ऑफ एक्शन। दूसरा क्या बताया मैंने कि भाई उसका इंटेंशन क्या था। तीसरा क्या बताया मैंने उसका कि भाई कॉन्सिक्वेंस क्या था उसका। चौथा क्या देखना है हमको कि भाई उसका किस सर्कमस्टेंसेस में उसने ये डिसीजन लिया, ठीक है। इनके आधार पर हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं उसके एक्शन को, ठीक। एनालाइज करने के बाद अब हम देखेंगे कि भाई कि उसका एक्शन क्या होगा, एथिकल होगा या अनएथिकल होगा। समझ गए? ऐसे करके हम किसी भी व्यक्ति है उसके एक्शन को एथिकल या अनएथिकल समझते हैं, ठीक है ना। देखो, हर व्यक्ति का पर्पस जो होगा, है ना, सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, ठीक है ना, सर्कमस्टांसेस देख लो, पर्पस देख लो, ये डिफर करेगा कि नहीं डिफर करेगा? हाँ डिफर करेगा, है ना। है ना कि भाई अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पर्पस और अलग अलग सर्कमस्टांसेस होती हैं, उनके आधार पर लोग एक्शन लेते हैं। तो सिचुएशन बदलेगी, सर्कमस्टेंसेस बदलेंगे, पर्पस बदलेंगे। इसलिए क्या हो गया, जो हमारा एथिकल स्टैंडर्ड्स होगा वो डिफरेंट होना चाहिए हर सिचुएशन में। तो उस आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई उस व्यक्ति का एक्शन एथिकल है या अनएथिकल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से क्या समझना है आपको? जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है ना। अब ये व्यक्ति अगर मान लो कि बिहेव कर रहा है, इसका बिहेवियर देखते हैं कैसा है। अगर इसका बिहेवियर कैसा है, मान लो कि समाज के एंगल से हम देख रहे हैं, मतलब सोसाइटल कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, सोसाइटल कंटेक्स्ट में। तो इस कंटेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो भाई अब बताओ इसमें कौन सी वैल्यूज देखेंगे, उसके आधार पर हम जज करेंगे। तो हम
सोशियो कल्चरल वैल्यूज जो होंगी, है ना, जो उस समय सोशियो कल्चरल वैल्यूज होंगी वो डोमिनेट करेंगी, उसके आधार पर हम इसके एक्शन को स्क्रूटनाइज करेंगे, है ना। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि भाई, वैसे अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए ये बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन, तो भाई बिजनेसमैन, इसका कोई एक मान लीजिए इसने कोई एक्शन लिया, तो मैं अब क्या देखूंगा भाई, बिजनेस के कंटेक्स्ट में इसने कोई एक्शन लिया, तो मैं इसमें कौन सी वैल्यूज से इसको चेक करूंगा, इसको मैं चेक करूंगा कि भाई ये बिजनेस वैल्यू के आधार पर इसने काम किया है कि नहीं किया, बिजनेस वैल्यूज, है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मान लीजिए भाई अगर एक सिविल सर्वेंट है ना, सिविल सर्वेंट है, तो भाई जब मैं इसके एक्शन को स्क्रूटनाइज करूंगा, जब इसने कोई डिसीजन लिया है, तो मैं क्या देखूंगा, मैं सिविल सर्विस की वैल्यूज देखूंगा कि नहीं देखूंगा, उसके आधार पर मैं ये चीज जज करूंगा इसको, है ना, इसके एक्शन को स्क्रूटनाइज किया जाएगा और इसको जज किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, हर व्यक्ति का एक्शन जो होता है वो डिपेंड करेगा किस सिचुएशन में उसने लिया है, किस सर्कमस्टेंसेस में लिया है ना, इंटेंशन क्या था उसका, उसके आधार पर हम उसके एक्शन को राइट या रॉन्ग बताते हैं, समझ में आ रहा है। तो याद रखना, इसीलिए ना बोलते हैं कि भाई क्षत्रिय धर्म ये कहता है ना, क्षत्रिय को ये करना चाहिए था तो उसने ऐसा किया तो ये सही है ना, ब्राह्मण धर्म ये था तो ब्राह्मण को ये करना चाहिए था तो ये हो गया। जैसे आप महाभारत देखो, आप रामायण देखो, सब में अलग अलग रोल डिफाइंड है। जब हम आपको बोलेंगे कि आपने अपना ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से निभाया है या नहीं निभाया, तो हम आप ये देखेंगे कि भाई आपकी ड्यूटी क्या थी, है ना, उस ड्यूटी ने आपको क्या प्रिस्क्राइब करके रखा। जैसे कि भाई एक सूत है, ठीक है, तो सूत का काम क्या था कि भाई अपना जो भी उसका वो है मालिक है उसको सही दिशा देना, है ना, उसको उसमें हेल्प करना, ये सब उसका धर्म है। तो क्या हुआ, आप उसको अच्छे से पालन कर रहे हो, तो अगर आप कर रहे हो तो आपके एक्शन सही है, एथिकल हुआ। आप उसके विपरीत जा रहे हो, आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप अनएथिकल हो जाओगे, है ना। ऐसे सबका एक एक धर्म है कि भाई हाँ, ब्राह्मण धर्म ये कहता है, वैश्य धर्म ये कहता है, ठीक है ना, पिता का धर्म ये कहता है, माता का धर्म ये कहता है, पुत्र धर्म ये होता है। तो हमने सबका रोल डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना। सामाजिक तौर पर आप क्या एक्शन ले रहे हो, तो सोशल वैल्यूज देखा जाएगा, है ना। भाई आपको देखा जाएगा, बिजनेस की तरह आप काम कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, तो भाई बिजनेस के कारण कर रहे हो कि आप बेईमान हो ही, तो देखा जाएगा ये सारी वैल्यूज। आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो वैल्यूज हैं उनको देखा जाएगा और उसके आधार पर आपके एक्शन को सही या गलत बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें हो जाती है जिससे हम किसी भी व्यक्ति के एक्शन को राइट या रॉन्ग बताते हैं, समझ में आ गया। तो ये बात याद रख लेना कि भाई एथिकल होना क्या कहलाता है, ठीक है ना। कैसे हम एथिकल बोलेंगे कि भाई किसी भी व्यक्ति के एक्शन को कि वो एथिकल है या अनएथिकल है, ठीक।